तो इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे अबाउट द बॉयलर्स। बॉयलर्स क्या होते हैं? बॉयलर्स आर द क्लोज्ड वेसल्स in which steam is produced from water by combustion of fuel। ठीक है, तो बॉयलर्स में हम स्टीम प्रोड्यूस करते हैं वाटर से। और कैसे करते हैं? किसी फ्यूल का कंबशन करते हैं फर्नेस में, और उससे जो कंबशन प्रोडक्ट्स रिलीज होते हैं उनकी हीट ट्रांसफर करते हैं वाटर को, और वाटर फिर कन्वर्ट हो जाता है स्टीम में। और जो वाटर है वो वाटर जो है वो बॉयलर के अंदर ही स्टोर किया जाता है। वाटर इज स्टोर्ड इनसाइड द बॉयलर। एंड फ्यूल जनरली, जो कोल हम उसमें बर्न करते हैं, फ्यूल जो जनरली हम लेते हैं बॉयलर्स में वो कोल लेते हैं। तो फ्यूल इज बर्न्ड इन ए फर्नेस एंड हॉट गैसेस आर प्रोड्यूस्ड। तो क्या करते हैं? हॉट गैसेस उससे प्रोड्यूस करते हैं, and then these hot gases transfer heat to water and steam is produced। उससे हम क्या करते हैं? स्टीम प्रोड्यूस कर लेते हैं। हॉट गैसेस जो कंबशन प्रोडक्ट्स रिलीज हो रहे हैं फ्यूल के कंबशन के बाद, उनकी हीट को ट्रांसफर करके वाटर को और स्टीम में उसको कन्वर्ट कर लेते हैं। नाउ दिस स्टीम इज पाइप टू द स्टीम टरबाइन इन थर्मल पावर प्लांट्स। तो अगर हम थर्मल पावर प्लांट्स की बात करें तो बॉयलर में स्टीम जनरेट करने के बाद जो स्टीम प्रोड्यूस हो रही है उसको एक पाइप के थ्रू हम लेके जाते हैं स्टीम टरबाइन पे, थर्मल पावर प्लांट्स में। और बॉयलर ऐसा नहीं है कि सिर्फ थर्मल पावर प्लांट्स में यूज होते हैं, बॉयलर्स अपने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में भी यूज होते हैं, स्पेशली टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में। तो वहाँ पे जो बॉयलर्स हैं उसकी स्टीम को डायरेक्टली या तो अपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में लेके जाया जाता है, या फिर एक टरबाइन से पास कराने के बाद उसको एक्सपेंड कर लेते हैं, और एक्सपेंड करने के बाद उसको फिर किसी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में जहाँ पे स्टीम की जरूरत होती है वहाँ पे उसको ले जाया जाता है। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ बॉयलर्स। बॉयलर्स का क्लासिफिकेशन, बॉयलर्स जो हैं वो होते हैं हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल और इंक्लाइन टाइप डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन, फायर ट्यूब एंड वाटर ट्यूब बॉयलर्स, एक्सटर्नली फायर्ड एंड इंटरनली फायर्ड बॉयलर्स बेस्ड ऑन द फर्नेस पोजीशन कि वो इंटरनल है या एक्सटर्नल है। फोर्स सर्कुलेशन एंड नेचुरल सर्कुलेशन में जो बॉयलर के अंदर जो वाटर का सर्कुलेशन है उसके लिए कोई पंप लगा हुआ है या फिर वो ग्रेविटी की वजह से अपने आप फ्लो हो रहा है। हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर बॉयलर्स की मैक्सिमम प्रेशर जो बॉयलर में यूज हो रहा है वो कितना है। स्टेशनरी एंड पोर्टेबल बॉयलर्स, बॉयलर जो है वो स्टेशनरी पर्पस के लिए या फिर पोर्टेबल, उसको हम मूव भी करा सकते हैं। नेक्स्ट है सिंगल ट्यूब एंड मल्टी ट्यूब बॉयलर्स। बॉयलर्स में जो ट्यूब्स यूज हो रही हैं जिसमें वाटर है या फिर फायर है वो सिंगल है या फिर मल्टीपल ट्यूब्स हैं ना। देन लास्ट है फ्लूइडाइज्ड बेड बॉयलर एंड पल्वराइज्ड फ्यूल बॉयलर्स। तो इनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और इंक्लाइंड बॉयलर्स। तो ये क्या है कि अगर बॉयलर की एक्सेस हॉरिजॉन्टल है तो फिर उसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल बॉयलर। अगर उसकी जो एक्सेस है वो वर्टिकल है, बॉयलर की जो एक्सेस है वो वर्टिकल है तो उसको वर्टिकल बॉयलर बोलेंगे। और अगर उसकी जो एक्सेस है वो इंक्लाइंड है तो उसको फिर इंक्लाइंड बॉयलर। ठीक है, अब हॉरिजॉन्टल बॉयलर लगाने से हॉरिजॉन्टल बॉयलर के क्या डिसएडवांटेजेस हैं? हॉरिजॉन्टल बॉयलर्स कैन बी, हॉरिजॉन्टल बॉयलर्स हैं वो स्पेस बहुत ज़्यादा लेते हैं, बट पार्ट्स ऑफ हॉरिजॉन्टल बॉयलर कैन बी इंस्पेक्टेड एंड रिपेयर इजीली। ठीक है, स्पेस तो ज़्यादा लेता है लेकिन हॉरिजॉन्टल बॉयलर अगर हम सेटअप करते हैं तो उसके जो इंस्पेक्शन है, जो मेंटेनेंस है या जो रिपेयर काम है वो इजीली हो सकता है। वर्टिकल जो बॉयलर होते हैं वो स्पेस कम लेते हैं लेकिन उसके पार्ट्स में इंस्पेक्शन करने में या मेंटेनेंस करने में बहुत प्रॉब्लम आती है। इसीलिए हम क्या करते हैं, दोनों का ऑप्टिमाइज्ड वे ढूंढ के एक इंक्लाइंड बॉयलर को जनरली हम सेटअप करते हैं ताकि वो बहुत ज़्यादा एरिया भी ना ले और बाकी जो मेंटेनेंस का काम है वो भी इजीली हो सके। नेक्स्ट है फायर ट्यूब एंड वाटर ट्यूब बॉयलर्स। तो फायर ट्यूब और वाटर ट्यूब बॉयलर्स में क्या होता है कि अगर जो बॉयलर के अंदर ट्यूब्स हैं उनमें वाटर फ्लो हो रहा है और जो स्टीम है वो बाहर शेल एरिया में है तो फिर उसको हम बोलेंगे वाटर ट्यूब बॉयलर। और अगर शेल में वाटर भरा हुआ है और ट्यूब्स में जो है वो फायर यानी कि जो कंबशन प्रोडक्ट्स हैं वो फ्लो हो रहे हैं तो फिर उसको बोलते हैं फायर ट्यूब बॉयलर्स। ठीक है, जनरली जो बॉयलर्स होते हैं वो शेल एंड ट्यूब टाइप के होते हैं। तो उसमें देखिए जैसे फर्स्ट डायग्राम में दिख रहा है कि यहाँ पे शेल में जो है वो कंबशन प्रोडक्ट्स हैं, यहाँ से फ्यूल जा रहा है, फ्यूल में कंबशन होने के बाद यहाँ पे कंबशन प्रोडक्ट्स हैं, और जो ट्यूब्स हैं तीन ट्यूब्स में
क्या है, वाटर फ्लो हो रहा है जो कि स्टीम में कन्वर्ट करके यहाँ ऊपर से निकल जा रहा है। तो ये कैसा बॉयलर हो गया, वाटर ट्यूब बॉयलर। और फायर ट्यूब बॉयलर्स में क्या है, देखिए शेल एरिया में वाटर यहाँ पे फिल हो रहा है, पूरे के पूरे एरिया में यहाँ पे वाटर फ्लो है, और जो स्टीम कन्वर्ट होगी वो यहाँ से निकालेंगे। और इन ट्यूब्स में क्या है, यहाँ पे कंबस्शन हुआ, कंबस्शन के बाद में जो फायर है यानी कि जो एग्जॉस्ट जो उसका एग्जॉस्ट है, कंबस्शन प्रोडक्ट्स हैं, वो यहाँ पे ट्यूब्स में फ्लो हो रहे हैं। तो ये कैसा हो गया, फायर ट्यूब। नेक्स्ट है एक्सटर्नली फायर्ड एंड इंटरनली फायर्ड। इसका मतलब होता है कि अगर बॉयलर के अंदर ही आपकी फर्नेस है तो उसको बोलेंगे इंटरनली फायर्ड, और फर्नेस अगर बाहर है और उसको फिर हम ट्रांसफर कर रहे हैं कंबशन प्रोडक्ट्स को बॉयलर के अंदर, तो उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नली फायर्ड बॉयलर। जैसे कि इस डायग्राम में आपको दिख रहा है, देखिए ये फर्नेस जो है, जो कंबशन है वो बॉयलर के अंदर ही हो रहा है, तो ये हो गया इंटरनली फायर्ड। और यहाँ पे कंबशन बाहर हो रहा है और उसके बाद जो है कंबशन प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो बॉयलर के अंदर लेके जाए जा रहे हैं, तो ये हो जाता है हमारा एक्सटर्नली फायर्ड बॉयलर्स। उसके बाद है फोर्स्ड सर्कुलेशन एंड नेचुरल सर्कुलेशन बॉयलर्स। तो फोर्स्ड सर्कुलेशन टाइप ऑफ बॉयलर, सर्कुलेशन ऑफ वाटर इज डन बाय ए फोर्स्ड पंप, एक पंप के थ्रू हम करते हैं उसमें। जैसे कि यहाँ पे एक डायग्राम में आपको दिख रहा है, ये जो लेफ्ट वाला है वो नेचुरल सर्कुलेशन है, जो राइट वाला है वो फोर्स सर्कुलेशन। ठीक है, तो जो वाटर है वो यहाँ से इधर लेफ्ट वाले से नीचे आता है, यहाँ पे हीट उसको प्रोड्यूस होती है, हीट प्रोड्यूस होने के बाद वो स्टीम में कन्वर्ट होता है, और स्टीम क्योंकि वाटर से हल्की होती है तो वो अपने आप ही ऊपर की तरफ फ्लो करने लगता है। और दूसरे होते हैं आपके फोर्स सर्कुलेशन, अगर वो यहाँ से जो वाटर है उसको फोर्सफुली हम यहाँ पे एक पंप की हेल्प से फोर्स करते हैं, और उसके बाद में वो हीट अब्सॉर्ब करके ऊपर की तरफ यहाँ पे इस तरह से ये वाटर इसमें सर्कुलेट होता रहता है। ठीक है, तो दीज आर फोर्स सर्कुलेशन एंड नेचुरल सर्कुलेशन बॉयलर्स। नेक्स्ट है हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर बॉयलर्स। तो बॉयलर्स विच प्रोड्यूस स्टीम एट ए प्रेशर ऑफ 80 बार एंड अबव, यानी कि 80 बार एक लिमिट सेट है, अगर 80 बार से ज्यादा प्रेशर पे स्टीम प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो होते हैं हाई प्रेशर बॉयलर्स, और अगर 80 बार से कम प्रेशर पे स्टीम जनरेट कर रहे हैं तो वो होते हैं लो प्रेशर बॉयलर्स। ठीक है, तो 80 बार इज द लिमिट, अगर 80 बार से ऊपर होगा तो हाई और 80 बार से नीचे होगा तो लो प्रेशर। दूसरे होते हैं स्टेशनरी एंड पोर्टेबल बॉयलर्स। ये क्या होते हैं, स्टेशनरी बॉयलर्स आर यूज्ड फॉर पावर प्लांट, स्टीम फॉर सेंट्रल स्टेशन, यूटिलिटी पावर प्लांट फॉर पावर प्लांट स्टीम एटसेट्रा। यानी कि मेनली जो स्टीम पावर प्लांट में पावर जनरेशन के लिए यूज होते हैं वो हमारे स्टेशनरी बॉयलर्स होते हैं। पोर्टेबल बॉयलर्स वो होते हैं जो मूव कर सकते हैं, इंक्लूड लोकोमोटिव, जैसे पुराने स्टीम इंजन में जो बॉयलर्स है वो मूव कर सकता है अपने पूरे उसके साथ में, यूनिट के साथ में, तो उसको बोलते हैं पोर्टेबल बॉयलर्स। ठीक है, नेक्स्ट है सिंगल ट्यूब एंड मल्टी ट्यूब बॉयलर्स। देखिए जैसा कि फर्स्ट डायग्राम में दिख रहा है कि सिंगल ट्यूब में क्या है, यहाँ पे ये कैसा ट्यूब है, फायर ट्यूब बॉयलर है। फायर ट्यूब में जो ये जो ट्यूब है उसमें फायर प्रोड्यूस हो रही है, यानी कि कंबशन प्रोडक्ट्स हैं, और बाहर जो शेल है उसमें वाटर है जो कि स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही ट्यूब, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे देखिए मल्टी ट्यूब्स में, यहाँ पे जो फायर है वो फायर ट्यूब बॉयलर्स में जो फायर यानी कि एग्जॉस्ट जो कंबशन प्रोडक्ट्स हैं वो इन ट्यूब्स में फ्लो हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो ट्यूब्स हैं वो बहुत सारी ट्यूब्स हैं, यहाँ पे मल्टी ट्यूब्स हैं, और वो यहाँ से इन ट्यूब्स में फ्लो हो रही है, इसलिए ये हो गया मल्टी ट्यूब बॉयलर। और ये वाला जो बॉयलर है इसमें सिर्फ एक सिंगल ट्यूब है जिसमें यहाँ पे जो एग्जॉस्ट है कंबशन प्रोडक्ट्स है वो फ्लो हो रहे हैं, इसलिए ये वाला हो जाता है सिंगल ट्यूब बॉयलर। ठीक है, उसके बाद है फ्लूइडाइज्ड बेड बॉयलर। ठीक है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं फ्लूइडाइज्ड बेड बॉयलर, इसको समझने की जरूरत है। क्या होते हैं फ्लूइडाइज्ड बेड बॉयलर? ठीक है, फ्लूइडाइज्ड बेड में क्या होता है, इसका डायग्राम देखिए यहाँ पे एक बेड बना दिया जाता है। ठीक है, एक बेड किसका होता है, पार्टिकल्स, स्मॉल छोटे छोटे पार्टिकल्स का एक बेड बना दिया जाता है, और नीचे से एयर सर्कुलेट होती है यहाँ पे। तो एयर सर्कुलेट हाई वेलोसिटी के साथ में जब एयर यहाँ पे सर्कुलेट होती है तो जहाँ पे ये छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल्स किसके, कोल के यानी कि फ्यूल के पार्टिकल्स, वो एयर में हवा में तैरने लगते हैं। ठीक है, तो हवा में चूंकि वो तैरने लगते हैं इसलिए यहाँ पे इसको, इस बेड को क्या बोलते हैं, फ्लूइडाइज्ड बेड। फ्लूइडाइज्ड बेड जो कि मूव कर सकता है, और उसके बाद में यहाँ से ये फ्यूल ऐड होता रहता है, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स की फॉर्म में, यहाँ से एयर आती है तो यहाँ पे वो पार्टिकल्स जो है वो एयर में सस्पेंड होते रहते हैं, और कंबशन जो है इससे बहुत ही अच्छा होता है। ठीक है, तो दिस इज द फ्लूइडाइज्ड बेड बॉयलर, पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन हाई वेलोसिटी एयर स्टीम, इसलिए इसको फ्लूइडाइज्ड बेड बोलते हैं। कंबशन जो होता है इसमें 840 डिग्री सेल्सियस से 950 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इसकी जो कैपेसिटी है वो 0.5 टन पर आवर, स्टीम की कैपेसिटी, स्टीम प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी 0.5 टन पर आवर से 100 टन पर आवर तक होती है।
फ्यूल जो इसमें यूज हो सकते हैं वो कोल हो सकता है, कोल को छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं क्रशर्स के थ्रू। राइस हस्क मतलब चावल की जो भुस्सी बची रहती है वो भी यूज हो सकता है, और एग्रीकल्चरल वेस्ट जो होते हैं वो भी इसमें हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है सिलेक्शन ऑफ बॉयलर। बॉयलर को कैसे सेलेक्ट करना है। वर्किंग प्रेशर एंड क्वालिटी ऑफ स्टीम। आपका वर्किंग प्रेशर आपको कितना रखना है और जो स्टीम की क्वालिटी चाहिए आपको वो कितनी चाहिए, उस हिसाब से आपको बॉयलर का सिलेक्शन होगा। या फिर स्टीम जनरेशन रेट, कितना रेट आपको स्टीम का चाहिए, कितनी स्टीम आपको 1 घंटे में या 1 मिनट में कितनी स्टीम चाहिए, दैट इज द स्टीम जनरेशन रेट। तो उसके हिसाब से भी बॉयलर का सिलेक्शन होगा। फ्लोर एरिया आपके पास कितना अवेलेबल है, अगर छोटा अवेलेबल है तो फिर वर्टिकल आएगा, ज्यादा एरिया है तो फिर आप हॉरिजॉन्टल बॉयलर लगा सकते हैं। एक्सेसिबिलिटी फॉर रिपेयर एंड इंस्पेक्शन, मतलब इंस्पेक्शन और रिपेयर करने के लिए कितना वो एक्सेस आप उसको कर सकते हैं। देन है कंपैरेटिव इनिशियल कॉस्ट, उसकी जो इनिशियल कॉस्ट है वो कितनी आएगी, आपका कितना बजट है, उस हिसाब से बॉयलर का सिलेक्शन होगा। प्रोबेबल लोड फैक्टर, मतलब एरिया लोड कितना है उस बॉयलर के ऊपर, कितना लोड है, कितना वो उसमें बियर कर सकता है। द फ्यूल एंड वाटर अवेलेबल, क्योंकि देखो बॉयलर में अगर आपको स्टीम जनरेट करनी है तो आपको फ्यूल चाहिए और वाटर चाहिए, तो उसकी अवेलेबिलिटी के बेसिस पे भी आपको बॉयलर सेलेक्ट करना है। ऑपरेटिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट, ऑपरेटिंग एंड मेंटेनेंस जो कॉस्ट है वो कितनी रखनी है, उसके हिसाब से भी बॉयलर का सिलेक्शन आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट है इसेंशियल्स ऑफ गुड स्टीम बॉयलर्स। एक गुड स्टीम बॉयलर्स की क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। तो स्टीम प्रोडक्शन रेट शुड बी एज पर रिक्वायरमेंट, जो आपका स्टीम प्रोडक्शन रेट आपको चाहिए उसके हिसाब से आपका होना चाहिए। नाउ शुड ऑक्यूपाई मिनिमम स्पेस, जो बॉयलर है वो मिनिमम स्पेस ऑक्यूपाई करना चाहिए। शुड बी लाइट इन वेट, वेट में जो है वो कम होना चाहिए। कैपेबल ऑफ क्विक स्टार्टिंग, जो बॉयलर है वो एकदम से स्टार्ट हो जाना चाहिए। मेनली स्टार्ट होने का पर्पज होता है फायर, जो फर्नेस है वो तुरंत से स्टार्ट हो जाना चाहिए। शुड बी ऑन इजी एक्सेस टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉयलर फॉर रिपेयर एंड इंस्पेक्शन, मतलब उसका रिपेयर इंस्पेक्शन मेंटेनेंस ये सब जो है वो इजी होना चाहिए, उसके जो पार्ट्स हैं वो इजीली एक्सेसिबल होने चाहिए। इंस्टॉलेशन ऑफ बॉयलर शुड बी सिंपल, जो बॉयलर की इंस्टॉलेशन है वो भी सिंपल होना चाहिए। तो ये कुछ क्वालिटीज हैं जो एक बॉयलर में होनी चाहिए, इन्हीं क्वालिटीज के हिसाब से हम बॉयलर का सिलेक्शन करते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ बॉयलर्स आर सब क्रिटिकल एंड सुपर क्रिटिकल बॉयलर्स। ये क्या होते हैं। सब क्रिटिकल बॉयलर्स कंसिस्ट ऑफ 3 सेक्शंस एज इकोनोमाइजर, इवेपोरेटर एंड सुपरहीटर। तो अभी तक हमने जो सिंपल रैंकाइन साइकिल देखी है वो कुछ इस तरीके की होती है जैसा लेफ्ट साइड में डायग्राम बना हुआ है, दिस इज सब क्रिटिकल साइकिल। तो यहाँ पे जो बॉयलर में प्रोसेस होता है 2-3, उसके 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट जिसमें जो वाटर का टेम्परेचर है पहले वो उसके बॉइलिंग पॉइंट तक राइज किया जाता है, और वो काम होता है इकोनोमाइजर में। उसके बाद बॉयलर में जो जो वाटर है वो स्टीम में कन्वर्ट होता है, हीट को लेटेंट हीट को एब्जॉर्ब करने के बाद यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन का यूज होता है। ये वाला जो पोर्शन है यहाँ से जो स्ट्रेट लाइन में आप लोगों को दिख रहा है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। एंड देन उसके बाद जब वो पूरा स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है उसके बाद वो जाता है सुपर हीटर में। सुपर हीटर ऑल्सो पार्ट ऑफ द बॉयलर। उसके बाद वो जाता है सुपर हीटर में और उसका फिर टेम्परेचर राइज होता है। तो पहले वाटर का टेम्परेचर उसके बॉइलिंग पॉइंट तक राइज होता है इकोनोमाइजर में, फिर वो वेपर में कन्वर्ट होता है इवेपोरेटर में, एंड देन उसके बाद फिर से उसका टेम्परेचर राइज होता है एक सुपर हीटर में। तो जो सब क्रिटिकल बॉयलर्स होते हैं उसमें ये 3 सेक्शंस होते हैं। पहले जो टेम्परेचर है वो राइज होता है, फिर उसका फेस चेंज होता है और उसके बाद में फिर से उसका टेम्परेचर राइज होता है। तो इस तरीके से सुपर हीटेड स्टीम क्रिएट की जाती है सब क्रिटिकल बॉयलर्स में। लेकिन सुपर क्रिटिकल बॉयलर्स क्या होते हैं। सुपर क्रिटिकल बॉयलर्स रिक्वायर्स ओनली इकोनोमाइजर एंड सुपर हीटर। मींस ये जो बॉयलर्स होते हैं इन बॉयलर्स में प्रेशर इतना हाई होता है। देखिए ये वाली जो लाइन आप लोगों को यहाँ पे दिख रही है, ये वाली लाइन जिसमें इवेपोरेटर में किसी एक प्रेशर पे लेटेंट हीट को एब्जॉर्ब करने के बाद वाटर कन्वर्ट हो जाता है स्टीम में। तो ये जो यहाँ पे लाइन दिख रही है दैट इज कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर लाइन। तो ये लाइन ऊपर की तरफ शिफ्ट होती रहती है जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज होता रहता है। तो जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज होगा ये वाली जो लाइन है वो ऊपर शिफ्ट होती रहेगी, और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन एट हायर प्रेशर वो डिक्रीज होती रहेगी, क्योंकि ये जो कर्व है वो ऊपर की तरफ से जो है वो कन्वर्ज हो रहा है ऊपर की तरफ जितना हम जाते हैं इसमें। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये वाली जो लाइन है वो छोटी होती रहेगी और ये लाइन क्या शो कर रहा है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन।
तो जितनी भी ये लाइन ऊपर की तरफ जाती रहेगी, लेटेंट हीट वेपराइजेशन उतनी ही कम होती रहेगी। और अगर हम बॉयलर को उसके क्रिटिकल प्रेशर पे या क्रिटिकल प्रेशर के ऊपर उसको स्टीम में कन्वर्ट करते हैं बॉयलर में, या बॉयलर का जो प्रेशर है वो उसके क्रिटिकल या सुपर क्रिटिकल प्रेशर से ज़्यादा हो जाएगा, तो इसका मतलब लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन उस केस में 0 हो जाती है। तो अगर हम किसी बॉयलर को वाटर के क्रिटिकल प्रेशर से भी ज़्यादा प्रेशर पे उसको ऑपरेट करेंगे, तो उस केस में हमें सिर्फ वाटर को पहले उसके बॉइलिंग पॉइंट तक इंक्रीज करना होगा, और देन उसके बाद वो स्टीम में बिना किसी लेटेंट हीट को एब्जॉर्ब किए ही वाटर में लेटेंट हीट उसके बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचने पे अपने आप ही कन्वर्ट हो जाएगा वेपर में। एंड देन उसके बाद में आ जाएगा सुपर हीटेड फेज, जिसमें हम उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर लेंगे। ठीक है, तो ये होते हैं सुपर क्रिटिकल बॉयलर, जिनमें जो प्रेशर है वो क्रिटिकल प्रेशर ऑफ वाटर से भी ज्यादा होता है। ठीक है, तो इसका एडवांटेज क्या है? यहाँ पे हमें कम, जितने ज्यादा प्रेशर पे हम बॉयलर में स्टीम जनरेट करते हैं, उतना ही हमें हीट की कम रिक्वायरमेंट रहती है। और उसका रीजन यही है कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज करता है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन डिक्रीज होता रहता है, और क्रिटिकल पॉइंट पे पहुंचने के बाद लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन 0 हो जाता है। तो वही होता है सुपर क्रिटिकल बॉयलर में, सिर्फ इकोनोमाइजर और सुपर हीटर की जरूरत पड़ती है। यहाँ पे कोई भी इवेपोरेटर की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्रिटिकल प्रेशर से ऊपर ये ऑपरेट होते हैं और वहां पे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन 0 होती है। तो जैसे ही वो बॉइलिंग पॉइंट पे अपने पहुंचता है वाटर, वैसे ही अपने आप ही वो बिना किसी हीट पे एब्जॉर्ब किए अपने आप ही उसमें कन्वर्ट हो जाता है। तो वहां पे इवेपोरेटर जो है उसकी जरूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ वाटर इंक्रीज होता है टेम्परेचर, और उसके बाद में वो वेपर में अपने आप कन्वर्ट हो जाता है। वेपर में कन्वर्ट होने के बाद फिर से उसका टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए, सुपर हीटिंग करने के लिए उसमें हीट को सप्लाई करने की जरूरत पड़ती है। तो दीज आर टाइप ऑफ सब क्रिटिकल एंड सुपर क्रिटिकल बॉयलर्स। नेक्स्ट आती हैं बॉयलर माउंटिंग्स। बॉयलर माउंटिंग्स क्या होती हैं? बॉयलर माउंटिंग्स जो होती हैं वो बॉयलर के ऊपर माउंट रहती हैं, वो अलग अलग टाइप की होती है, जैसे सेफ्टी माउंटिंग्स, कंट्रोल माउंटिंग्स, इंस्पेक्शन माउंटिंग। क्या क्या होती है माउंटिंग्स? नंबर 1 इज सेफ्टी वॉल्व्स। तो सेफ्टी वॉल्व्स जो बॉयलर है उसके ऊपर सेफ्टी वॉल्व्स लगे रहते हैं। उसके बाद होता है फ्यूजिबल प्लग। फ्यूजिबल प्लग का क्या फंक्शन होता है? फ्यूजिबल प्लग जहाँ पे फर्नेस होती है, फर्नेस में जहाँ पे फायर होती है, उसके ऊपर लगा रहता है एक फ्यूजिबल प्लग, और उसके ऊपर होता है वाटर। मतलब वो फ्यूजिबल प्लग जो है वो वाटर को और जो फायर है उसको उसके बीच में कहीं पे लगा रहता है, उसको सेपरेट रखने के लिए। और जैसे ही वहाँ पे कुछ इस तरह की कंडीशन हैपन होती हैं बॉयलर में, या तो उसका प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, या कुछ और कंडीशंस होती हैं, तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, तो फ्यूजिबल प्लग क्या होता है? मेल्ट हो जाता है। फ्यूजिबल प्लग मेल्ट होने से जो पानी है सारे का सारा वो फायर के ऊपर आके गिर जाता है, और जो फायर है वो एक्सटिंग्विश हो जाती है। तो दिस इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ सेफ्टी माउंटिंग। फ्यूजिबल प्लग जो टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से मेल्ट हो जाता है, और मेल्ट होने से जो वाटर है बॉयलर के अंदर, जो वाटर फिल हुआ है, वो सारे का सारा वाटर उस फायर के ऊपर आके गिर जाता है, और वो जो फायर है बॉयलर के अंदर, जो फायर है वो एक्सटिंग्विश हो जाती है। नेक्स्ट आर कंट्रोल माउंटिंग्स। कंट्रोल माउंटिंग्स में है वाटर लेवल इंडिकेटर, जो हमें बताएगा कि वाटर का कितना लेवल है। उसके बाद होते हैं प्रेशर गेज, जो बताएंगे कि कितना प्रेशर उसमें है, और अगर एक लिमिट से ज्यादा वो प्रेशर इंक्रीज होता है तो देन अदर कुछ कंट्रोल सिस्टम उसमें लगाया जाएगा। देन लो ऑफ कॉक होता है। लो ऑफ कॉक जो है वो बॉयलर के बॉटम में लगाया जाता है। वाटर, इसका जो फंक्शन है वो होता है कि अगर जैसे वाटर हमने सप्लाई किया बॉयलर में, अगर उसमें पानी में कुछ इम्प्योरिटीज हैं, कुछ सेडिमेंट्स हैं, तो जो भारी होंगे पानी से वो नीचे बैठते रहेंगे। जैसे मड भी होती है पानी में, तो वो क्या होता है कि वो नीचे बैठती रहती है, बॉयलर में नीचे बैठती रहती है। जैसे हमने देखा है कि जो टू व्हीलर्स हैं, या जैसे कि सपोज टू व्हीलर्स हैं, तो जब हमें उसका ऑयल चेंज करना होता है तो हमें क्या करते हैं कि नीचे से एक वॉल्व को खोल के सारे का सारा जो उसमें ऑयल है, इंजन ऑयल है, वो नीचे की तरफ निकल जाता है। तो उसी तरह से बिल्कुल बॉयलर में भी नीचे की तरफ ये ब्लो ऑफ कॉक होता है। इसका फंक्शन भी यही होता है कि पानी को जब हमें ड्रेन करना होता है पानी को, तो हम उसको निकाल देते हैं, तो सारे का सारा पानी भी वहां से ड्रेन हो जाता है। और जब हमें नीचे जो जमा हुआ सेडिमेंट्स है, जो मड है, वो निकालना होता है,
तब भी हम ब्लॉफ कॉक को वहां से खोल देते हैं, तो सारा जो सेडिमेंट है, भारी जो एलिमेंट है वाटर से जो भारी है, वो डेंसिटी की वजह से नीचे बैठ जाते हैं और वो भी हम वहां से ब्लॉफ कॉक के थ्रू यहाँ से निकालते हैं। देन स्टीम स्टॉप वाल्व होता है। स्टीम को स्टॉप करने के लिए जो वाल्व है, अगर स्टीम का जो रेट है वो बहुत ज्यादा है तो उसको हम स्टॉप भी कर सकते हैं, उसके लिए स्टीम स्टॉप वाल्व है। फीड चेक वाल्व है, फीड को चेक करने के लिए। अदर माउंटिंग्स आर इंस्पेक्शन माउंटिंग्स। इंस्पेक्शन माउंटिंग्स में क्या है, मैन होल है और मड होल है। मैन होल क्या होता है, एक बहुत बड़ा सा इलिप्टिकल टाइप का होल होता है जिससे कि पूरे का पूरा आदमी बॉयलर के अंदर जा सकता है यहाँ से, और अगर जो भी कुछ इंस्पेक्शन, अंदर कुछ भी इंस्पेक्शन करना है, रिपेयर करना है, कुछ भी मेंटेनेंस करना है, वो सब काम उसमें कर सकते हैं। तो मैन होल इतना बड़ा होता है कि उसमें पूरा आदमी बॉयलर के अंदर वहां से जा सकता है। मड होल क्या होता है, मड होल जैसे मैंने अभी बताया कि ब्लॉफ कॉक जो वाल्व है उसको ओपन करने से नीचे से पानी भी ड्रेन हो जाता है और जो नीचे सेडिमेंट्स जमा हो रहे हैं वो भी वहां से निकल जाते हैं। तो जो सेडिमेंट्स वहां पे जमा हो रहे हैं उनको देखने के लिए एक होल होता है कि सेडिमेंट्स अगर बहुत ज्यादा जमा हो गए हैं तो कब हमें ब्लॉफ कॉक को खोल के उनको बाहर निकालना है। तो दैट इज अ मड होल, जिससे हमें पता लगता है कि जो बॉयलर है उसके नीचे जो बॉटम उसका सरफेस है, उस बॉटम सरफेस में कितना कुछ जो उसमें सेडिमेंट्स है वो हो गया है। नेक्स्ट यार बॉयलर एसेसरीज। तो इस बॉयलर एसेसरीज में मेनली जो पार्ट्स हैं वो क्या क्या हैं। बॉयलर एसेसरीज में है एयर प्री हीटर, इकोनोमाइजर, सुपर हीटर, फीड पंप एंड इंजेक्टर्स। क्या है ये, एक तो होती है एयर प्री हीटर। एयर प्री हीटर का क्या फंक्शन होता है, इट यूटिलाइजेस द हीट ऑफ एग्जॉस्ट गैसेस टू प्री हीट द एटमॉस्फेरिक एयर। जो एयर एटमॉस्फेयर से आ रही है बॉयलर में फ्यूल के कंबशन के लिए, तो एयर प्रीहीटर से क्या करते हैं हम, एग्जॉस्ट गैसेस का यूज करके उस एयर को पहले से ही एक एयर प्रीहीटर में हीट कर लेते हैं, पहले से उसका टेम्परेचर जो है वो राइज कर लेते हैं। उसके बाद है इकोनोमाइजर। इकोनोमाइजर अभी मैंने बताया कि इकोनोमाइजर में क्या करते हैं, जो पानी आ रहा है कंडेंसर से पहले उसका टेम्परेचर उसके बॉइलिंग पॉइंट तक राइज करते हैं और उसके बाद वो स्टीम में कन्वर्ट होता है इवेपोरेटर में। तो ये भी ये जो है इकोनोमाइजर इज आल्सो ए पार्ट ऑफ द बॉयलर, इज एन एसेसरी पार्ट ऑफ द बॉयलर। तो इकोनोमाइजर में क्या होता है, जो फ्लू गैसेस हैं जो निकल रही हैं वहां से, बॉयलर से जो निकल रही हैं फ्लू गैसेस, उनकी हेल्प से ये जो वाटर है उसका टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है अप टू द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर इकोनोमाइजर में। तो ये यहाँ पे देख सकते हैं इकोनोमाइजर, फ्लू गैसेस यहाँ से फ्लो हो रही हैं और इकोनोमाइजर में यहाँ से वाटर का इनलेट हो रहा है और ये फ्लू गैसेस से हीट को एब्जॉर्ब करके उसका जो टेम्परेचर है इन इकोनोमाइजर कॉइल्स में टेम्परेचर उनका इंक्रीज होता रहता है और बाहर जो आउटलेट तक वो पहुंचते हैं तो उसका जो टेम्परेचर है वो ऑलमोस्ट उसके बॉइलिंग पॉइंट के बराबर हो जाता है। नेक्स्ट है सुपर हीटर। सुपर हीटर क्या होता है, जब इवेपोरेटर में स्टीम में वाटर कन्वर्ट हो जाता है तो उसके बाद में हम उसकी सुपर हीटिंग करते हैं। सुपर हीटिंग उसका टेम्परेचर, सुपर हीटिंग मतलब उसका जो टेम्परेचर है वो और ज्यादा इंक्रीज करते हैं। तो सुपर हीटिंग हम करते क्यों हैं वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सुपर हीटिंग करने से साइकिल की एफिशिएंसी भी इंक्रीज होती है और साथ ही में जो टरबाइन के एग्जिट पे हमें जो क्वालिटी ऑफ स्टीम यानी कि ड्राइनेज सेक्शन जो होता है वो भी इंप्रूव हो जाता है। तो सुपर हीटर होता है, सुपर हीटर में क्या करते हैं, जो फ्लू गैसेस हैं वो सबसे पहले सुपर हीटर में ही एंटर करती हैं क्योंकि उस समय पे उनके पास सबसे ज्यादा हीट होती है, सबसे ज्यादा एनर्जी होती है। और सुपर हीटर में हमें जो टेम्परेचर है वो ऑलरेडी जो है वो काफी ज्यादा टेम्परेचर पे है, गैसे जो वाटर है, और उससे भी ज्यादा हमें टेम्परेचर इंक्रीज करना है। तो इसलिए जो फर्नेस में जो फ्लू गैसेस हैं वो जनरेट होती हैं तो सबसे पहले वो सुपर हीटर में जाती हैं, देन उसके बाद इवेपोरेटर में जाती हैं और उसके बाद में वो इकोनोमाइजर में जाती हैं। तो सुपर हीटर, देन फीड पंप होता है टू रेज द प्रेशर। अभी हमने देखा था कि जो फोर्स सर्कुलेशन और नेचुरल सर्कुलेशन वाले थे उसके लिए एक पंप होता है जो कि प्रेशर को रेज करता है उसमें एंड फोर्स इट इनटू द बॉयलर। इंजेक्टर होता है यूज टू फीड वाटर इन द बॉयलर। तो ये कुछ एसेसरीज हैं। देन उसके बाद आते हैं परफॉर्मेंस ऑफ बॉयलर्स। परफॉर्मेंस ऑफ बॉयलर में है उसकी इवेपोरेटिव कैपेसिटी। इवेपोरेटिव कैपेसिटी क्या होती है, स्टीम प्रोड्यूस्ड पर यूनिट टाइम और पर केजी ऑफ फ्यूल फायर। ठीक है, इवेपोरेटिव कैपेसिटी होती है कि बॉयलर जो है वो कितनी स्टीम जनरेट कर रहा है। आइदर या तो हम देखते हैं कि जो वो स्टीम जनरेट कर रहा है वो 1 घंटे में कितनी स्टीम जनरेट कर रहा है, या फिर हम उसको इस तरह से देखते हैं कि जो स्टीम जनरेट हो रही है वो 1 kg फ्यूल बर्न करने से कितनी स्टीम जनरेट हो रही है। तो ये दो फॉर्म में इवेपोरेटिव कैपेसिटी को हम डिनोट करते हैं, स्टीम प्रोड्यूस्ड पर यूनिट टाइम, या तो केजी पर आर में देखेंगे स्टीम को, या फिर पर केजी ऑफ फ्यूल फायर्ड, मतलब 1 kg फ्यूल अगर हम
1 kg फ्यूल का अगर कंबशन करते हैं तो बॉयलर में कितना स्टीम का जनरेशन हो रहा है। तो दैट इज द इवेपोरेटिव कैपेसिटी ऑफ द बॉयलर। तो दिस इज द परफॉर्मेंस टर्म, जिससे हमें पता लगेगा कि बॉयलर की परफॉर्मेंस कैसी है इवेपोरेटिव कैपेसिटी से। अब इवेपोरेटिव जो कैपेसिटी है वो होती है, अगर सपोज हम उसको पर यूनिट टाइम में ले रहे हैं कि 1 घंटे में कितनी स्टीम जनरेट कर रहा है। लेकिन अगर हमारा बॉयलर, अगर हम दो बॉयलर को कंपेयर करना चाहते हैं इवेपोरेटिव कैपेसिटी से, तो हो सकता है कि एक बॉयलर हमारा 3 मेगा पास्कल पे ऑपरेट हो रहा होगा और दूसरा जो बॉयलर है हमारा वो सपोज 20 मेगा पास्कल पे ऑपरेट हो रहा होगा। तो दोनों के केस में जो हमें स्टीम मिलेगी, पहली बात तो उन दोनों स्टीम का जो प्रेशर है वो डिफरेंट होगा, और दूसरी बात अलग अलग प्रेशर पे अगर हम स्टीम जनरेट करते हैं तो दोनों में जो हीट इनपुट है वो भी अलग होगा। तो इस केस में अगर दोनों का प्रेशर अलग अलग होगा तो उस केस में हम क्या करते हैं कि इवेपोरेटिव कैपेसिटी से दो बॉयलर को हम कंपेयर नहीं कर सकते कि किसका जो स्टीम रेट है वो ज्यादा है और किसका स्टीम रेट कम है। तो उस ऐसे केसेस के लिए या जो बॉयलर को कंपेयर करने के लिए हम एक अलग से एक टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं, दैट इज इक्विवेलेंट इवेपोरेशन। तो इक्विवेलेंट इवेपोरेशन क्या होता है, ये होता तो ये भी इवेपोरेटिव कैपेसिटी है, लेकिन हम एक स्टैंडर्ड पॉइंट इसके लिए बना लेते हैं कि हमें इस पॉइंट पे ये कोई भी जो बॉयलर है वो कितना स्टीम जनरेट कर रहा है, दैट इज द इक्विवेलेंट इवेपोरेशन। जैसे कि अमाउंट ऑफ वाटर इवेपोरेटेड फ्रॉम वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो हमने 100 डिग्री सेल्सियस को फिक्स कर लिया कि 100 डिग्री सेल्सियस पे जो वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है हम उसको देखेंगे। सिर्फ उसके हेल्प से हम, जैसे कि सपोज कोई बॉयलर है वो अगर 3 मेगा पास्कल पे वाटर को स्टीम में कन्वर्ट कर रहा है, तो 3 मेगा पास्कल पे जो उसका सैचुरेशन टेम्परेचर होगा वो कुछ होगा, सपोज की जो भी वैल्यू होगी। अगर हम प्रेशर को इंक्रीज कर देंगे तो सैचुरेशन टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाएगा, तो डिफरेंट प्रेशर पे और डिफरेंट टेम्परेचर पे स्टीम जनरेट होगी। तो उस केस में क्या होगा कि हम दोनों बॉयलर्स को कंपेयर नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर हमारे पास कोई दो बॉयलर हैं, एक 3 मेगा पास्कल पे कर रहा है, एक 20 मेगा पास्कल पे कर रहा है, तो हम 3 मेगा पास्कल वाले को भी कन्वर्ट कर लेंगे कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो कितनी स्टीम में कन्वर्ट करेगा, और 18 मेगा या 20 मेगा पास्कल वाले को भी कन्वर्ट कर लेंगे कि वो 100 डिग्री सेल्सियस पे कितनी स्टीम कन्वर्ट करेगा। और फिर दोनों जब 100 डिग्री सेल्सियस पे हम देख लेंगे तो फिर उन दोनों को हम इजिली कंपेयर कर सकते हैं। तो इक्विवेलेंट इवेपोरेशन क्या होगा कि जो भी उसकी इवेपोरेटिव कैपेसिटी है उस पे इक्विवेलेंट हमने एक उसका जो स्टीम रेट है वो निकाल लिया, उसी के इक्विवेलेंट निकाल लिया, बस हमने अपनी कंडीशन चेंज कर दी कि हम इसको 100 डिग्री सेल्सियस पे देख रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज द इक्विवेलेंट इवेपोरेशन। नाउ इक्विवेलेंट इवेपोरेशन को और थोड़ा सा भी डिटेल में समझेंगे। कंसीडरिंग ए बॉयलर जनरेटिंग ms kg ऑफ स्टीम पर आवर एट ए प्रेशर P एंड टेम्परेचर T। जैसा भी हमने देखा कि 3 मेगा पास्कल पे उसका जो सैचुरेशन टेम्परेचर है तो वो कुछ अलग होगा, और उस पे हम अगर उसकी इवेपोरेटिव कैपेसिटी देखते हैं तो वो डिफरेंट होगी। और अगर हम किसी दूसरे बॉयलर को अलग 20 मेगा पास्कल पे देखते हैं तो उसकी जो इवेपोरेटिव कैपेसिटी है वो डिफरेंट होगी। तो हमने क्या किया कि एक एग्जांपल लेते हैं कि सपोज कोई बॉयलर है जो P प्रेशर और T टेम्परेचर पे ms kg ऑफ स्टीम पर आवर जनरेट कर रहा है। Now HW is the specific enthalpy of feed water at a given temperature. Given temperature कौन सा है? T। तो जो टेम्परेचर हमें T गिवन है उस टेम्परेचर पे जो स्पेसिफिक एंथैल्पी है फीड वाटर की, मतलब जो फीड वाटर आ रहा है कंडेंसर के बाद जो फीड वाटर आ रहा है उसकी जो एंथैल्पी है वो है HW, एंड H इज द एंथैल्पी ऑफ स्टीम पर केजी में, ये सारी वैल्यूज हैं। तो जो स्टीम जनरेट हो रही है ms kg, जो स्टीम जनरेट हो रही है एट प्रेशर P एंड टेम्परेचर T, उसकी जो एंथैल्पी है स्टीम बनने के बाद वो है H, और स्टीम बनने से पहले है HW। ठीक है, तो इसका मतलब कि प्रेशर P और टेम्परेचर T पे इसने कितनी हीट एब्जॉर्ब की, ms, जितना उसका उसका जो मास है, जितना अमाउंट जनरेट हुआ ms मल्टीप्लाइड बाय द H माइनस HW। ठीक है, और कुछ नोटेशन देखते हैं जहां पे H क्या होगी, ये अगर वो जो स्टीम है वो ड्राई सैचुरेटेड स्टीम है। ठीक है, ड्राई सैचुरेटेड स्टीम मतलब बस इवेपोरेटर में जो उसका सिर्फ कन्वर्जन हुआ है आफ्टर एब्जॉर्बिंग द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, तो H की वैल्यू कितनी हो जाएगी, Hg के बराबर हो जाएगी, और वो जो है
सैचुरेटेड वेपर लाइन पे लाई करेगी, सैचुरेटेड वेपर लाइन पे लाई करेगी और उसकी जो एंथैल्पी है वो Hg हो जाएगी। अगर जो स्टीम जनरेट हो रही है वो वेट स्टीम है विद ड्राइनेस फ्रैक्शन x, तो फिर h की वैल्यू कितनी हो जाएगी? कौन से h की बात चल रही है? ये वाला जो h है, जो फाइनल स्टीम बन रही है, फाइनल जो स्टीम उसमें कन्वर्ट हो रहा है, तो स्टीम बनने के बाद उसकी जो एंथैल्पी है हम उसकी बात कर रहे हैं। तो अगर वो ड्राई सैचुरेटेड स्टीम होगी तो फिर ये Hg के बराबर हो जाएगी और ड्राई सैचुरेटेड वेपर लाइन पे ये एग्जिस्ट करेगी। अगर वो वेट स्टीम होगी तो फिर वो वेपर डोम के अंदर लाई करेगी, उसका ड्राइनेस फ्रैक्शन अगर x है तो h की वैल्यू कितनी हो जाएगी? HF प्लस XFG। और अगर वो सुपर हीटेड स्टीम होगी तो फिर h की वैल्यू कितनी हो जाएगी? Hg प्लस Cp, जितना भी उसका सुपर हीटेड स्टीम का टेम्परेचर होगा, T सुपर हीटेड माइनस T सैचुरेटेड। ठीक है, तो ये हमने इस तरह से हम H निकाल लेंगे। तो कितनी हीट वो एब्जॉर्ब करेगा वो कैसे निकालेंगे? Ms मल्टीप्लाइड बाई H माइनस HW, ठीक है। Now the heat gained by water from boiler to convert into steam is Ms H minus HW। Ms इसमें क्या है? इवेपोरेटिव कैपेसिटी। Ms क्या है? उसकी इवेपोरेटिव कैपेसिटी। इवेपोरेटिव कैपेसिटी को हम देख रहे हैं kg पर r में, तो इसका मतलब क्या है कि उसकी इवेपोरेटिव कैपेसिटी जो है वो है Ms kg ऑफ स्टीम पर आर, वो इतना जनरेट कर रहा है। और किस कंडीशन पे कर रहा है? एट प्रेशर P एंड टेम्परेचर T। तो अगर हमें दो बॉयलर को कंपेयर करना है जो किसी अलग प्रेशर P1, P डैश और T डैश पे, P डैश और T डैश प्रेशर और टेम्परेचर पे स्टीम जनरेट कर रहा है, सपोज जो कर रहा है वो कुछ MS डैश स्टीम जनरेट कर रहा है, तो उसको हम इसके साथ कंपेयर नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? इसको कन्वर्ट करेंगे इक्विवेलेंट इवेपोरेशन में। इक्विवेलेंट इवेपोरेशन क्या होगा? देखो, जितनी भी हीट एब्जॉर्ब करी है उसने, उसको हम सेम रखेंगे कि अगर इतनी ही हीट, जैसे अभी इसने P प्रेशर और T टेम्परेचर पे स्टीम कन्वर्ट किया है, स्टीम में कन्वर्ट किया है वाटर को, और MS kg ऑफ स्टीम बनाई है। अब हम जितनी भी स्टीम इसने एब्जॉर्ब की है, जितनी भी हीट इसने एब्जॉर्ब की है, उतनी ही हीट अगर हम वाटर को 100 डिग्री सेल्सियस पे देते और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे देते, तब कितनी स्टीम जनरेट होगी? दैट इज ME, उसको हम डिनोट कर रहे हैं ME से। तो दोनों में हीट जो इनपुट हम कर रहे हैं वो इक्वल है, हीट इनपुट जो किया दोनों में इक्वल है, तो दोनों में जो हीट एब्जॉर्ब हुआ उसको हमने इक्वल कर दिया, यानी कि ME Hg माइनस HF इज इक्वल टू MS H माइनस HW। इक्वल करेंगे तो ME की वैल्यू कितनी आ जाएगी? MS H माइनस HW अपॉन Hg माइनस HF। ठीक है, तो Hg माइनस HF क्या है? 100 डिग्री सेल्सियस पे उसकी जो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है, दैट इज द Hg माइनस HF। तो अगर हम 100 डिग्री सेल्सियस पे उस स्टीम को कन्वर्ट करते और उतना ही अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करते जितना कि हमने उसको P प्रेशर और T टेम्परेचर पे किया है, तब कितनी हीट जनरेट होती? दैट इज द इक्विवेलेंट इवेपोरेशन। और इसको हम कैसे निकालेंगे? ME इज इक्वल टू MS H माइनस HW, और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन 100 डिग्री सेल्सियस पे कितना है? 2257, यानी कि 2257। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे उतनी ही हीट सप्लाई करने के बाद जो स्टीम का मास फ्लो रेट हमें मिलेगा, दैट इज ME, और उसको हम बोलेंगे इक्विवेलेंट इवेपोरेशन। नेक्स्ट इज बॉयलर इफिशिएंसी। बॉयलर की इफिशिएंसी क्या होती है? रेशियो ऑफ हीट एक्चुअली यूटिलाइज्ड इन जनरेशन ऑफ स्टीम टू द हीट सप्लाइड बाय द फ्यूल इन द सेम पीरियड। Now boiler efficiency eta B is MS H minus HW। देखिए MS H minus HW ये टर्म हमने अभी देखी थी। MS क्या थी? स्टीम जनरेटेड पर आवर मल्टीप्लाइड बाय द चेंज इन एंथैल्पी। तो आफ्टर स्टीम जनरेशन उसकी एंथैल्पी कितनी है? H, और बिफोर स्टीम जनरेशन उसकी एंथैल्पी कितनी थी? HW। इसका मतलब वाटर MS kg ऑफ स्टीम एक पर आवर या पर मिनट या पर सेकंड जो भी हमने लिया है, उस इतनी स्टीम जनरेट करने के लिए जो बॉयलर है उसने हीट, जो वाटर है उसने हीट एब्जॉर्ब तो की H माइनस HW, लेकिन इतनी हीट वाटर ने तो एब्जॉर्ब की, लेकिन फ्यूल से कितनी हीट रिलीज हुई? MF मल्टीप्लाइड बाई CV। CV इज द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल एंड MF इज द मास ऑफ फ्यूल। अब मास ऑफ फ्यूल को हमें उसी पीरियड में लेना है जिस पीरियड में हम स्टीम को जनरेट कर रहे हैं।
मतलब अगर ms को हमने पर आवर में लिया है तो फ्यूल को भी पर आवर मिलेंगे, अगर ms को पर मिनट में लिया है तो फिर mf को भी पर मिनट में लेंगे, अगर ms को पर सेकंड में लिया है तो mf को भी पर सेकंड में लेंगे। तो mf इज द मास फ्लो रेट ऑफ द फ्यूल मल्टीप्लाइड बाय द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल। मतलब फ्यूल से कितनी एनर्जी रिलीज हुई और वाटर ने कितनी एब्जॉर्ब की, इन दोनों का जो रेशियो है दैट इज द बॉयलर इफिशियंसी। Now, if the boiler economizer and superheater are considered as a single unit, ठीक है, बॉयलर यानी कि इवेपोरेटर, इकोनोमाइजर एंड सुपरहीटर आर कंसीडर्ड एज ए सिंगल यूनिट, अगर हम उसको सिंगल यूनिट मान लेते हैं, देन द बॉयलर एफिशिएंसी इज टर्म्ड एट ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ बॉयलर प्लांट। ये जो है बॉयलर प्लांट में आता है पूरा। तो बॉयलर प्लांट का मतलब उसमें इकोनोमाइजर भी और सुपर हीटर भी दोनों को हमने उसी के अंदर ऐड कर लिया है, तो उसको हम बोलेंगे ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ बॉयलर प्लांट। ठीक है ना, उसके बाद देखते हैं हीट लॉसेस इन बॉयलर प्लांट।